Welcome to the seventh session of Reliability and Maintenance Management. Our topic today is maintainability and availability. From the perspective of academic understanding, ये दोनों बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं. मेंटेनेबिलिटी यानी आपकी इक्विपमेंट या आपका सिस्टम कितनी आसानी से मेंटेन हो सकता है, और अवेलेबिलिटी का मतलब कि वो कितने परसेंटेज ऑफ द टाइम आपको अवेलेबल रहता है. लेकिन कि एक प्रैक्टिकल मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए इसमें बहुत सारी नुआंसेस होती हैं जिनको हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. मेंटेनेबिलिटी जो है वो बेसिकली किसी आइटम की एक ये प्रॉपर्टी होती है, या किसी इक्विपमेंट की या किसी सिस्टम की, कि वो कितनी जल्दी ख़राब होने के बाद वापस ऑपरेशनल स्टेट में आ सकता है. जनरली हम इसको मेंटेनेबिलिटी कहते हैं. और ये चीज़ आप डिज़ाइन के वक्त बिल्ट इन करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, यानी उसको डिज़ाइन ही ऐसा करते हैं कि वो क्विकली मेंटेनेबल हो, या जैसा भी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं. आइडिया ये होता है मेंटेनेबिलिटी का कि आप कम से कम कॉस्ट के साथ, कम से कम रिस्क्स के साथ परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजेशन करें, और एज रिजल्टेंटली जो आपका मेंटेनेंस की एक्टिविटी हो वो कम से कम वक्त में पूरी हो जाए, ताकि दोबारा आपकी इक्विपमेंट ऑपरेशनल हो जाए. अब डिपेंडिंग ऑन के हम किस सिस्टम की या किस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, इसकी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं मेंटेनेबिलिटी को, जिनको हम देखते हैं अभी. और आप ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एट्रीब्यूट हर वक्त आपकी इक्विपमेंट को भी एप्लीकेबल हो. रियली इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट यू आर यूजिंग, और उसकी एप्लीकेशन क्या है. अब ये मेंटेनेबिलिटी जो है ये मेंटेनेंस से अलग चीज़ है, क्योंकि जैसा हमने ऊपर देखा कि मेंटेनेबिलिटी एक डिज़ाइन फंक्शन है. डिज़ाइन करते हुए हमने मेंटेनेबिलिटी को बिल्ट इन करना होता है, जबकि मेंटेनेंस जो है ऑब्वियसली इट्स सेट ऑफ एक्शंस जो कि किसी भी सिस्टम को सर्विसेबल रखने के लिए हम करते हैं. अब ये एलिमेंट्स या एस्पेक्ट्स मेंटेनेबिलिटी के बहुत सारे होते हैं. जैसे यहाँ पे आप देखें तो अ, आपके पास ये टेस्टेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और एर्गोनॉमिक्स. अब इन तीनों को अगर आप देखें तो ये अ, इस सेंस में एक जैसे हैं कि एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जब आप मेंटेन कर ह्यूमन फैक्टर, यानी जब आप मेंटेनेंस कर रहे हैं तो कितना आसान होता है उस मेंटेनेंस को करना, कितने करीब हैं हाथ में. हाथ से आप उसको किसी चीज़ को उतार सकते हैं, लगा सकते हैं. एक्सेसिबिलिटी का मतलब कि आप पहुंच सकते हैं कितनी आसानी से उस पार्ट तक जिसको मेंटेन करना है. टेस्टेबिलिटी का ऑब्वियसली मकसद है कि देख सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं है. इसी तरह आप दूसरों को देखें. जैसे यहाँ पे आपको ये स्टैंडर्डाइजेशन और अंडरस्टैंडेबिलिटी और आइडेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन और सपोर्ट, इनको आप देखें तो ये एक नेचर की चीज़ें हैं कि आपकी इक्विपमेंट जो है उसमें अगर एक ही तरह के पार्ट्स लगे हुए हैं 100, तो वो किस हद तक स्टैंडर्ड मेंटेनेंस उनकी की जा सकती है. यानी एक को भी मेंटेनेंस की जाए तो दूसरे का भी वही तरीका होगा, तीसरे का भी. फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी के आप कितनी जल्दी कोई वर्कर आके समझ सकता है मेंटेनेंस को, उसको लंबी चौड़ी ट्रेनिंग तो नहीं चाहिए होगी. फिर आइडेंटिफिकेशन के तमाम पार्ट्स जो हैं वो अच्छी तरह टैग्ड हैं, उनको कोई भी वर्कर सिर्फ उनके नंबर से पहचान सकेगा. डॉक्यूमेंटेशन के मेंटेनेंस के लिए कितनी अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनी हुई हैं. इसी तरह सपोर्ट, मतलब कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, किसी को आउटसोर्स किया हुआ, तो वो कितनी स्ट्रेंथ है उस सपोर्ट में. तो रियली डिपेंड्स के आप किस एस्पेक्ट से देख रहे हैं मेंटेनेबिलिटी को. तो बहुत सारे मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो सकते हैं, या जिनमें अब जिनकी भी हमने डिस्कशन नहीं की, अगर उनको क्विकली देख लें तो सिंप्लिसिटी, इक्विपमेंट की मॉड्यूलराइजेशन, यानी मॉड्यूल्स बने हुए हैं और मॉड्यूल को निकाला और नया लगा दिया तो क्विकली मेंटेन हो जाता है. मॉडिफाइबिलिटी, किसी चीज़ को उसकी जगह कोई और चीज़ यूज़ करना चाहें तो क्या इजीली यूज़ हो सकती है. फिर आखिर में दो देखें, सेल्फ चेकिंग और ऑटोमेशन के. वो अपनी स्टेटस खुद चेक कर सकता है कि नहीं, और चेक करके कोई
ऑटोमेटेड एक्शन ले सकता है कि नहीं। तो अब रियली डिपेंड कि आप किस नेचर की सिस्टम या इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। तो मेंटेनेबिलिटी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं। अब मेंटेनेबिलिटी जो होती है इसका डिज़ाइन कॉस्ट के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है। और जितनी स्ट्रॉन्ग आप मेंटेनेबिलिटी बिल्ट इन करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी डिज़ाइन कॉस्ट्स बढ़ती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको मेंटेनेबिलिटी है यहाँ पे कितनी अच्छी है, यानी परफॉर्मेंस विद लीस्ट मेंटेनेंस टाइम कॉस्ट एंड रिस्क, ये डेफिनेशन है मेंटेनेबिलिटी की। और वर्टिकल एक्सिस पे डिज़ाइन की R&D और मटेरियल वगैरह की कॉस्ट्स हैं। तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इन चीज़ों का आपस में, यानी कॉस्ट्स का और कितनी अच्छी आप मेंटेनेबिलिटी चाहते हैं उसका। अब कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जैसे ये सैटेलाइट्स या सी बेड के पे आपने इंस्टॉलेशंस अगर कोई लगाई हुई हैं तो वो उनको मेंटेन करना जो है ऑब्वियसली उनके लिए कोई एक्शंस करना बहुत मुश्किल होता है या लिटरली इम्पॉसिबल होता है। तो वहाँ पे फिर आप ऐसे मटेरियल्स और इतनी रिडंडेंसी बिल्ड करते हैं, इतना अच्छा डिज़ाइन रखते हैं कि उसको कभी मेंटेनेंस ना करनी पड़े। दूसरे स्पेक्ट्रम पे बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे शायद कोई ऐसी चीज़ हो जिसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए हो। तो लिटरली होता क्या है कि ये सारा जो एक स्पेक्ट्रम सा है आपने फैसला करना होता है कि इसके बीच में आप कहाँ पे आपकी इक्विपमेंट लाया करेगी जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ डिज़ाइन डिसीजन कि मैं कितनी अच्छी मेंटेनेबिलिटी रखूँगा अपनी इक्विपमेंट की या सिस्टम की। और उससे फिर डिसाइड होता है कि आपकी डिज़ाइन R&D और मटेरियल की कॉस्ट्स क्या होंगी। जहाँ एक तरफ आप एम कर रहे हैं कि मेरी मेंटेनेंस की कॉस्ट और रिस्क और टाइम कम हो, तो दूसरी तरफ फिर आप इनिशियल स्टेजेस पे और जो उसमें मटेरियल इस्तेमाल हो रहा होता है उसके सेंस में अपनी कॉस्ट्स बढ़ा रहे होते हैं। अच्छा जी, जो रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स हैं और बेसिकली ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। तो ये आपके सामने जो तस्वीर है अगर आप देखें तो डिज़ाइन जो है ये सिस्टम परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। यानी कि अगर आप जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन करेंगे उतना अच्छा सिस्टम परफॉर्म करेगा। अब सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो रिलायबिलिटी से भी इन्फ्लुएंस होती है। जितना ज़्यादा रिलायबल सिस्टम होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगी उसकी। इसी तरह सिस्टम की परफॉर्मेंस मेंटेनेंस से भी रिलेटेड है। जितनी अच्छी आप मेंटेनेंस करेंगे उतना अच्छा सिस्टम परफॉर्म करेगा। अब मेंटेनेंस जो है वो उसको मेंटेनेबिलिटी इन्फ्लुएंस करती है। यानी कि मेंटेनेबिलिटी के वक्त आप डिज़ाइन में आपने जितनी अच्छी मेंटेनेबिलिटी रखी होगी तो मेंटेनेंस की कॉस्ट्स उतनी कम होंगी, मेंटेनेंस की टाइम कम होगा और मेंटेनेंस के रिस्क कम होंगे। इन अदर वर्ड्स जो लॉजिस्टिकल साइड है मेंटेनेंस की वो बहुत स्ट्रांग होगी आपकी, बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में होगी। तो बेसिकली फिर जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आप इक्विपमेंट को रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं और मेंटेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं। हम थोड़ी देर में इन दोनों को भी कंपेयर करते हैं। बट बॉटम लाइन है इसके, रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं सिस्टम की परफॉर्मेंस को इन देयर ओन वेज। अब बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में मेंटेनेबिलिटी इंडेक्स भी मेजर किया जाता है या इक्विपमेंट को या मशीनरी को दिया जाता है, जो कि 1 से 100 के बीच का कोई स्कोर होता है, जिससे पता लगता है कि मेंटेनेबिलिटी इस इक्विपमेंट की, ये सिस्टम की कितनी अच्छी है। जितना ज़्यादा स्कोर होता है उतनी अच्छी मेंटेनेबिलिटी होती है।
बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है J817। अब ये सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स का एक एक सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स है, जो कि मेंटेनेबिलिटी इंडेक्स डिफाइन करता है बहुत सारी इक्विपमेंट के लिए। 60s 70s से ये चल रहे हैं स्टैंडर्ड्स। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का इंडेक्स है। इसी तरह ये जो आखिरी वाला ब्रेटबी इंडेक्स है, ये माइनिंग के लिए है। इस तरह और भी हैं। आजकल जो है सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ये मेंटेनेबिलिटी इंडेक्स। ऊपर जो पहले 60s 70s में यूज़ होते थे, वो अब उतने ज़्यादा नहीं यूज़ हो रहे हैं। यूज़ अभी भी हो रहे हैं, अभी भी उनके नए वर्जन आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं रही। उसकी वजह ये है कि इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एक प्लांट लगाया और उसका मेंटेनेबिलिटी इंडेक्स आपको डिज़ाइनर ने कैलकुलेट करके दे दिया, लेकिन अब ये इंडेक्स इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू योर प्लांट। अब उसके अंदर 4 पंप चेंज हो गए तो वो इंडेक्स यूज़फुल नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कन्फिगरेशन ऑफ इक्विपमेंट के लिए बना था। इसी तरह आपकी एज के साथ साथ हाउ गुड दैट इंडेक्स वुड फेयर, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इंडेक्स तो डिज़ाइन के वक्त डिज़ाइन इंजीनियर्स ने कैलकुलेट किया था। इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ, इसी तरह डेग्रेडेशन होती रहती है, तो वो इंडेक्स इतना इतना रिलायबल नहीं रहता है। लेकिन बहरहाल ये एक इंडेक्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसी के साथ एक टर्म यूज़ होती है अवेलेबिलिटी, जिसका मतलब है कि कितनी टाइम के लिए या कितने परसेंट ऑफ टाइम के लिए आपकी इक्विपमेंट अपना वो फंक्शन परफॉर्म कर सकती है जिसके लिए उसको आपने लगाया हुआ है। अगेन ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, और इसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि आप अप टाइम को डिवाइड करते हैं अप डाउन टाइम प्लस डाउन टाइम को, तो आपको उससे अवेलेबिलिटी मिल जाती है। अब आप एज्यूम कर रहे हैं हम कि इक्विपमेंट है जिसमें 24 घंटे चलना है, तो उसमें फ़र्ज़ करें कुछ देर के लिए वो ख़राब रहती है और कुछ देर के लिए ठीक रहती है। तो ख़राब और ठीक वक्त को मिलाएं तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर बनता है, अप टाइम प्लस डाउन टाइम। और ऊपर अप टाइम है जितनी देर वो ठीक रहती है। फॉर एग्जांपल 24 घंटे में से आपकी इक्विपमेंट 12 घंटे ठीक रहती है, 12 घंटे अप और 12 घंटे डाउन, तो ये होगा 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 12, यानी 12 डिवाइडेड बाई 24, यानी कि 50% बन जाएगा। इसी को अगर हम जो हमने पहले MTBF और MTTR पढ़ा था, तो उसके सेंस में कैलकुलेट करें तो इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर डिवाइड बाय मीन टाइम बिटवीन फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर। जब मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स का मतलब है कि आज फेलियर हुआ तो अगला फेलियर कब आएगा। फॉर एग्जांपल, अगला फेलियर 50 दिन बाद आएगा, तो ऊपर 50 लिखा होगा और नीचे 50 प्लस जो आपको रिपेयर करने में जितना टाइम लगता है उतना उसमें आप ऐड करें। फ़र्ज़ करें 50 दिन बाद फेलियर होना, तो और ठीक होने में 3 दिन लगते हैं, तो ये होगा 50 डिवाइडेड बाय 53। तो ये तकरीबन 90s में अवेलेबिलिटी आपकी आ जाएगी। तो इन दो तरीक़ों से, इस तरह और भी तरीके हैं, मुख्तलिफ मेजर्स हैं जिससे आप अवेलेबिलिटी को निकाल सकते हैं। अब अवेलेबिलिटी का रिलेशनशिप जो है रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी से क्या है, तो ये कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। जैसे अवेलेबिलिटी की अभी हमने देखी है, परसेंटेज ऑफ द टाइम फॉर विच द सिस्टम इज़ फंक्शनल। मेंटेनेबिलिटी को हमने देखा था कि द ईज और स्पीड विद विच सिस्टम कैन बी रिटर्न टू ऑपरेशनल स्टेटस आफ्टर फेलियर, यानी अभी फेलियर हुआ तो कितनी देर में और कितनी आसानी से आप उसको वापस ऑपरेशनल स्टेटस में ले आएंगे, ये मेंटेनेबिलिटी होती है। और रिलायबिलिटी क्या होती है कि probability that your system will deliver the performance that it is supposed to deliver for the stated time under the stated conditions। तो इनकी वन लाइनर डेफिनेशंस अगर देखें तो अवेलेबिलिटी का मतलब है एसेट इज ऑपरेशनल, रिलायबिलिटी का मतलब है एसेट इज लाइकली टू वर्क करेक्टली, और मेंटेनेबिलिटी का मतलब है कि वंस फेलियर अकर्स हाउ क्विकली यू रिकवर, यानी कि फेलियर शुड कॉज एज लिटिल डिसरप्शन एज पॉसिबल। अब इसको हम उस इक्वेशन की सेंस में देखें जो हमने पिछले स्लाइड पे देखी थी, अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू
मीन टाइम बिटवीन फेलियर डिवाइड बाय मीन टाइम बिटवीन फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो है ये रिलायबिलिटी का को रिफ्लेक्ट करता है। जितना ज़्यादा मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स होगा उतनी ज़्यादा रिलायबल होगी आगे आपकी इक्विपमेंट। यानी एक फेलियर से दूसरे फेलियर में कई साल लगते हैं, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा रिलायबल है। और जो एम टी टी आर है, मीन टाइम टू रिपेयर, वो मेंटेनेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जितना कम मीन टाइम टू रिपेयर होगा उतनी अच्छी आपकी मेंटेनेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब है कि अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और रिलायबिलिटी जो है वो तीनों आपस में इस रिलेशनशिप के साथ लिंक्ड हैं। जबकि अवेलेबिलिटी एक एक इट्स अ मेजर, मेंटेनेबिलिटी और रिलायबिलिटी जो है वो डिज़ाइन फंक्शंस हैं। मेंटेनेबिलिटी को अगर हम एज अ प्रोसेस देखें, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि इट्स अ डिज़ाइन फंक्शन, यानी इसको इसको आपने बेसिकली डिज़ाइन में बिल्ट इन करना होता है। इसका मतलब है कि ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का का एक एसेंशियल पार्ट है मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये काम बेसिकली शुरू होता है उस वक्त से जब आप कस्टमर से उसकी उसके सिस्टम की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं, या उसको नहीं पता तो आप और कस्टमर मिल के ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ड्रॉ करते हैं, जिससे आपको रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स पता चलती हैं। तो अब जैसा कि हमने कहा था कि रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी जो हैं वो दे आर डिज़ाइन फंक्शंस। तो आप देख रहे हैं कि रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी से एरोज डिज़ाइन की तरफ जा रहे हैं। अब अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी जो हैं ये बेसिकली ये मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट, और मेंटेनेबिलिटी भी ये मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट से भी ड्राइव होते हैं या उसको ड्राइव करते हैं। अब मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है? अ, ये एक स्टैंडर्ड टर्म हम लोग ऑपरेशंस रिसर्च में यूज़ करते हैं, कॉन ऑप्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस। इसका भी एक मिलिट्री बैकग्राउंड है, यानी ये टर्म वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ होती थी, अभी भी यूज़ होती है मिलिट्री में। बेसिकली जो कमांडर होता है जिसको कुछ एसेट्स मिलते हैं, फ़र्ज़ करें 200 फौजी मिल गए, 6 टैंक मिल गए, इस तरह आर्म पर्सनल कैरियर्स मिल गए, मिसाइल्स मिल गए, तो वो क्या अजम्पशंस करता है उनको इस्तेमाल करने से पहले। नहीं, दुश्मन कहाँ पे होगा, टेरेन कैसी होगी, मौसम कैसा होगा, मेरे सिपाही कितने तैयार हैं, मेरे इक्विपमेंट का दुश्मन की इक्विपमेंट से क्या कंपैरिजन है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, वगैरह वगैरह। यानी उसकी अजम्पशंस, इसी की चीज़ को इंडस्ट्री में भी कॉनऑप्स, एग्जैक्टली यही वर्ड जो यूज़ होता है। और इंडस्ट्री में हम इस सेंस में यूज़ करते हैं कि हम हमारे एसेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स, उन सब की कंडीशन क्या है और हम कितना अच्छा उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मेंटेनेबिलिटी की टर्म्स में तीन चार चीज़ें आपको देखनी होती हैं मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने देखना होता है कि आप अ, आप जो मेंटेनेंस करेंगे वो मेंटेनेंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा पार्ट होगा और डेपो में कौन सा पार्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक पंप है, तो उसको उतारेगा कौन, ठीक कौन करेगा और वापस कौन लगाएगा। हो सकता है कि आप फैसला करें कि उतारेंगे हम खुद, यानी मेरे अपने ऑपरेटर्स उतारेंगे, उसको ठीक सप्लायर करेगा या थर्ड पार्टी करेगी, और उसको वापस फिट अगेन मेरे लोग करेंगे, या आप हो सकता है आप कहें वापस फिट भी वो करेंगे। तो ये चीज़ आपने डिसाइड करनी होती है। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे आपने ये देखना है कि आपके ऑपरेटर्स कितने अच्छे स्किल्ड हैं, वो इस इक्विपमेंट को उतार और लगा सकते हैं कि नहीं, मे बी वो रिपेयर भी कर सकते हो, कोई ऐसी भी इक्विपमेंट हो। तो एक ये चीज़ आपने देख ली। दूसरी चीज़ आप ये देखते हैं कि आपके सप्लायर्स कितने रिलायबल हैं, या कॉन्ट्रैक्टर्स आपके कितने रिलायबल हैं, या एक्चुअली हैं भी कि नहीं, यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट आउट चीज़ें की हुई हैं कि नहीं की हुई। ये चीज़ें आपके शुरू के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थी या नहीं थी। या फिर आपने ये देखना होता है कि आपकी मेंटेनेंस फिलॉसफी रिपेयर है या रिप्लेस है। किसी इक्विपमेंट को आपने खाली मॉड्यूलर सिस्टम के तहत सिर्फ उठा के नया लगा देना है, किसी को आपने रिपेयर करवाना है। फिर इसी तरह ओवरऑल आपकी एचआर कितनी स्ट्रांग है मेंटेनेंस के लिए। तो ये इस सब से मिल के आपका मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट बनता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। और अगेन उसका रिलेशनशिप फिर आपने देखना होता है सिस्टम की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट से। फॉर एग्जांपल आपकी इंटरनल मेंटेनेंस कमज़ोर है, लेकिन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट कहती है कि
नहीं, इस सिस्टम ने तो हर वक्त रिलायबल और अवेलेबल रहना है और मेंटेनेबल भी बहुत होना है। तो फिर आपके जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एफर्ट होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी और आपको मेंटेनेबिलिटी बहुत हाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनेंस आपको बता रहा है कि अदरवाइज आपकी जो इक्विपमेंट है ये इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आपकी अपनी जो मेंटेनेबिलिटी की कैपेसिटी है, मेंटेनेंस की जो कैपेसिटी है वो कमज़ोर है। एक और सिचुएशन में ये हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग हो, तो वहाँ पे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में आपको मेंटेनेबिलिटी में मे बी मटेरियल वाइज या किसी और रिसोर्स के सेंस में आपका कम खर्चा हो जाए, क्योंकि आपके पास मेंटेनेंस की कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है। तो ये सब चीज़ें मिल के डिज़ाइन स्टेज पे आपको प्री प्रोडक्शन तक लेके जाती हैं कि आप उसके प्रोटोटाइप्स बिल्ड करते हैं। जब एक बार प्रोटोटाइप बिल्ड हो जाता है तो फिर आप आप उसकी मेंटेनेबिलिटी को वेरीफाई करते हैं थ्रू सिमुलेशंस वगैरह। अगर आपको पता लगता है कि वो रिक्वायरमेंट पूरी है मेंटेनेबिलिटी की, तो ऑब्वियसली फिर आप आगे प्रोडक्शन में चले जाते हैं, वरना यू कैन गो बैक टू द डिज़ाइन स्टेज और दोबारा ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट तक लेके आते हैं। जब आपकी प्रोडक्शन और ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं तो आपका मेंटेनेंस का डेटा आता है, जो कि अगेन फीडबैक देता है डिज़ाइन लेवल पे। हो सकता है वो सिस्टम के ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को चेंज करे, या हो सकता है कि वो आपके डिज़ाइन को चेंज करे। तो मेंटेनेबिलिटी कुछ इस तरह के प्रोसेस से गुजरती है। अब मेंटेनेबिलिटी का या बाकी बहुत सारे डिसिप्लिन से ताल्लुक़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग। तो जैसा हमने पीछे डिस्कस किया मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट के साथ इसको रिलेट करके, कि हो सकता है कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो हमें बताता है कि हमारी मेंटेनेंस ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग एफर्ट शायद उतनी ज़्यादा ना करनी पड़े, यानी मटेरियल्स के सेंस में जितनी एक उस वक्त करनी पड़ेगी जब हमारे मेंटेनेंस की कैपेसिटी कमज़ोर है। तो मेंटेनेबिलिटी और मेंटेनेंस का आपस में इस सेंस में स्ट्रांग ताल्लुक होता है। इसी तरह ह्यूमन इंजीनियरिंग या ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग, हम इस चीज़ को कहते हैं कि मेंटेनेंस करते हुए कितनी आसानी से हमारे लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसमें ऑब्वियसली उनकी स्किल भी आती है, इसमें एर्गोनॉमिक्स भी आती हैं, यानी कि वो जो जो इक्विपमेंट है जिसको मेंटेन करना है उसको हैंडल करना कितना आसान या मुश्किल है, उसका उससे ताल्लुक बनता है। सेफ्टी ऑब्वियसली, सेफ्टी ह्यूमंस के सेंस में भी और एनवायरनमेंट के सेंस में भी मेंटेनेबिलिटी का उससे ताल्लुक होता है। फिर डायग्नोस्टिक्स एंड मेंटेनेंस, यानी अगर आपने मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट को देख के आपने फैसला किया कि मैं बहुत एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ सेंसर्स करूंगा और ऑटोमेशन करूंगा, तो मेंटेनेबिलिटी का फिर डायग्नोस्टिक्स और मेंटेनेंस से उस सेंस में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। फिर फाइनली लॉजिस्टिक सपोर्ट, जैसा हमने उसके प्रोसेस में देखा था कि मेंटेनेबिलिटी अगर स्ट्रांग होती है तो मेंटेनेंस को लॉजिस्टिक सपोर्ट कम चाहिए होती है या कम कॉस्ट होती है उसकी, और मेंटेनेबिलिटी कमज़ोर होती है। अगर मेंटेनेबिलिटी इंडेक्स कम है आपका तो आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, और आपकी ओवरऑल लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट बढ़ जाएगी। तो इस तरह मेंटेनेबिलिटी जो है उसका बहुत से डिसिप्लिन के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। दैट इज इट फॉर टुडे। हम इसका डिस्कशन सेशन इंशाल्लाह जल्दी होल्ड करेंगे, और देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।